थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मार्केट खुला हुआ है, 400-500 पॉइंट ऊपर है। कुछ लोगों की नज़र मोबाइल पे है, अपना पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी मौका मिला इतना हंसने का, सबके साथ फ़ोटो खिंचाने का। मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि शादी के बाद दूसरी बार ऐसा इवेंट है जहाँ मैं इतना हंसा हूँ, इतनी फ़ोटो खिंचाया हूँ। तो और एक मेरे को मजाक सोचता जो हर समय मैं जीतू भाई बुलाते तो मैं बोलता हूँ कि मार्केट में कैसे रहें, कैसे जिए, ये जानने के लिए सीए लोगों ने बुलाया एक बीए। तो मजाक की बात है। और मैं मुद्दे पे आता हूँ। और जो कि एक मैंने, जैसे आपको शायद मालूम होगा, कईयों को नहीं मालूम होगा, मैंने 10, 12, 13 या 14 कुछ गाने लिखे हैं और गाए भी हैं। और मार्केट के ऊपर में, मार्केट के एजुकेशन के हिसाब से, और उनको मैंने यूट्यूब पे पोस्ट भी किया है। और तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि मेरा ऑल्टरनेटिव करियर है, मेरा भांडगिरी का, भांड मिराशी का, जो प्रकाश भाई बता रहे थे कि ये मालूम नहीं है कि ये एस इन्वेस्टर जो आपने अभी पढ़ा, फडणवीस जी ने और पीयूष गोयल जी ने पुरस्कार दिया एस इन्वेस्टर का, लेकिन शेयर बाजार में सुबह ACE और रात को ASS, तो एस में ज़्यादा फर्क नहीं है मालूम पड़ता है। तो मैं हमेशा ये मार्केट में बोलता हूँ कि कोई बोलता है ना कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो मेरे को बड़ा उसकी बातें सुनकर ऐसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि कर लिया। मैं बोलता हूँ भाई तूने कर लिया, मेरे साथ तो हुआ। मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे साथ हुआ। मेरे को ऐसा मौका मिला, मेरे को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसे संयोग मिले, ऐसी तकदीर मिली, ऐसे वातावरण मिले। तो क्योंकि ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ समझा है कि खैर आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, और ज़िंदगी में 2 और 2 4 कभी नहीं होता है, वो गणित में खाली होता है। लेकिन रियल ज़िंदगी अगर हम आते हैं तो 2 और 2 क्या होता है ये मालूम नहीं, 22 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो मेरे को इसमें याद आया कि एक जगह इंटरव्यू के लिए कुछ लोग गए, तो वो मैनेजमेंट ने पूछा कि हाँ भैया, उनको कोई अकाउंटेंट रखने का था। तो किसी को आया तो बोला भाई बताओ 2 और 2 क्या होता है। तो एक ने बोला सर 4 होता है। तो बोलता तू प्रोडक्शन का आदमी है, तेरा यहाँ पर काम नहीं है। और एक दूसरे को बुलाया, बोला भाई तुम बताओ 2 और 2 क्या होता है। तो बोलता सर 2 और 2 22 होता है। बोलता तू CFO है, तेरा बड़ा प्लानिंग का, तेरा काम नहीं है। तीसरे को बोला 2 और 2 क्या होता है। बोला आप बताइए क्या लिखना है मेरे को। तो बोला तू बराबर का CA है। तो एनीवे, देखिए मैं शुरुआत करता हूँ मेरे लास्ट गाने से, जो मैंने गाना लिखा है, और वो यही थीम का है जो जीतू ने बताया कि थीम है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग। उसमें गाना लिखा है, कुछ लोगों ने सुना होगा, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ये लाइन मैंने NSE की लाइन से चुराई है मैंने, कि NSE का वो आते रहता है। फिर मैंने आशीष जी को ही भेज दिया कि देखो मैंने आपके लिए गाना गाया। मैंने BSE के लिए गाना गाया, बाय द वे गाने पे याद आया, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए गाना बनाया और गाना गाया। बाद में BSE ने वो गाना मेरे को बहुत भारी रकम देकर खरीद लिया और अपना एंथम बना लिया। अभी आप BSE में, या अभी आप BSE में फ़ोन करेंगे तो कॉलर ट्यून पे मेरा गाना सुनेगा, गाना सुनाई देगा उसके अंदर में। और उन्होंने मेरे को 1 रुपया दिया, तो वो मेरा पहला यूनिकॉर्न था मेरा लाइफ का वो उन्होंने। तो मेरा ये गाना है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और रेस्ट कर और बेस्ट कर। तो मैं अभी सुबह इनको बता रहा था कि शेयर बाजार का जो एक्चुअल में जो ज्ञान है, शेयर मार्केट का जो गीता ज्ञान है या जो मंत्र है, जो कंक्लूजन है, वो इतना सिंपल है और शायद 10 पॉइंट के अंदर में पूरा कवर हो सकता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको पूरी दुनिया घूमकर 20 साल बाद उस पर आएँ या 2 साल बाद आ जाए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका माइंड अनबायस्ड होगा, अनलर्नड होगा, तो शायद आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारा अगर आपने दिमाग में ज्ञान अगर भर के अगर आप आए हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे को लगा मार्केट का जो सार है वो यही है कि नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर, शॉर्टकट कभी भी ना टेस्ट कर, हार को भी अपनी डाइजेस्ट कर, पैसे कमाने का फॉर्मूला बस एक, लॉन्ग टर्म की सोच और रेस्ट कर। तो मेरे को लगता है कि यही जो है मार्केट का ये एक सार है। लास्ट लाइन बता देता हूं, लालच को अपने कंप्रेस कर, डर को भी अपने सप्रेस कर, लोगों के बहकावे में ना तू आ, खुद की विजय मैनिफेस्ट कर। माने खुद का रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है, इस बात का मतलब ये।
तो ये पूरा सार है मेरे को लगता है मार्केट का। अभी मैं लॉन्ग टर्म की आपको बात करता हूँ, तो मेरे जैसे जैसे इन्होंने बताया कि मेरे एक शेयर्स हैं, जो 3 शेयर्स मेरे ऐसे हुए जो 100 टाइम्स निकले मेरे शेयर्स। उसमें एक शेयर का मैं जिक्र आपको करना चाहूँगा, जो कई जगह मैंने क्या अभी CNBC पे भी किया था, कईयों ने नहीं देखा होगा उनके लिए। तो जैसे सेरा सैनिटरी वेयर है, ये शेयर्स मैंने लिया था। ये 2004-05 के अंदर में मैंने लिया, कोई 2.5-3% कुछ भी कंपनी का लिया होगा। और 4-5 के बाद में समझिए वो शेयर जो भी भाव मैंने लिया, वो 7-8 के अंदर में वो 3-4 गुना वो हो गया। लेकिन मैंने वो शेयर कुछ भी बेचा नहीं। और 7-8 के बाद में वो जो 8 मार्च के बाद में जो मार्केट लीमन ब्रदर्स क्राइसिस आई, उसके अंदर में समझिए मैंने, अगर मैं वैल्यू में बात करूं, आज वो एक्स बोनस हो गया 1 to 1, समझिए मैंने 30 में लिया था, वो 30-35 रुपये में, 30-35 रुपये वाला 125 रुपया हो गया, और 125 वाला वापस 30-35 हो गया 2008 में लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस में। मैंने एक शेयर भी बेचा नहीं, ना 125 में बेचा ना उसमें बेचा। उसके बाद में वो शेयर मैंने फिर वो उसके बाद में 12-13-14 की मंदी आई, फिर उसके बाद में कोविड आया, ये आया, वो मेरा इंटैक्ट रहा, थोड़ा थोड़ा मैं बेचता रहा। अभी 3-4 महीना पहले मैंने मेरी जो बाकी का जो 1.5% जो भी था वो मैंने बेचा, और वो उस 30 रुपये के शेयर्स के अंदर में मेरे को करीब 165 रुपये का डिविडेंड मिल गया, 150 रुपया समझिए मेरे को डिविडेंड मिला। तो मेरी कॉस्ट तो जीरो हो गई मेरी कॉस्ट, और 1 to 1 बोनस आ गया। अभी मैंने 8,200 में बेचा, मैंने 16,400 रुपये में वो शेयर्स मैंने मेरा बेचा, लास्ट का जो भी 1-1.5% मेरा बचा था। तो ये 16,400 गुना रिटर्न मेरे को एक शेयर के अंदर में मेरे को लाइफ के अंदर में मिला। इसी बोलकर मेरे को ये समझ में आया कि 1 शेयर कैन चेंज योर लाइफ। एक शेयर आपका करियर बना सकता है। ऑफकोर्स इसमें टाइम लगता है, बिकॉज कि मेरा एक कोट भी है कि आधा कोट चुराया हुआ है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वेर डिस्ट्रॉयड इन ए डे। जो नंदा सर बता रहे थे कि हाँ भाई आप स्टॉप लॉस, ये जो वो आपको संभाल कर चलने का है स्टॉप लॉस। मैं कलकत्ते से हूँ, तो हम लोगों का शेयर बाजार में थ्योरी चलती थी कि स्टॉप लॉस की जो बात है, अपने घाटा काटना अपने एक हाथ से दूसरा हाथ काटने के बराबर होता है। वो इतना दर्दनीय होता है कि आप घाटे को काट नहीं सकते, वो ऐसे आपको लगता है। इसी चीज़ से जिस दिन आप जीत जाते हैं, आपकी विजय यात्रा शुरू हो जाती है। तो कमिंग टू सेरा, तो आप ये समझिए इसके अंदर में मेरे को सेरा के अंदर में ये कोई इजी वॉक नहीं था मेरे पास में। कितने आप सोचिए, अगर मैंने उसको 15 साल उस शेयर्स को अगर रखा है, तो उसमें कितने उतार चढ़ाव मेरे पास उस शेयर्स के लिए आए होंगे 15 साल के अंदर में। उसमें लीमन ब्रदर्स क्राइसिस भी आ गया, कोविड की क्राइसिस भी आ गया, और बीच के और भी जो थे वो सारे मेरे को झेलने पड़े। तो ये कैसे चुनाव हुआ ये शेयर्स लेने का? तो मैंने मेरा लाइफ में जो चीज़ सीखा है और जो मैं अप्लाई करता हूँ, वो ये करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक ट्रेंड पकड़ता हूँ कि कौन सा सेक्टर जो है जो सनराइज सेक्टर है। तो और एक मेरा कोट भी है कि स्टे इन्वेस्टेड इन ए सनराइज सेक्टर एट एनी कॉस्ट एंड स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। तो मैं एक सबसे पहले सनराइज सेक्टर पकड़ता हूँ कि ये सेक्टर अगला सनराइज सेक्टर हो सकता है। फिर मैं उसकी लॉन्जिविटी पकड़ने की चेष्टा करता हूँ कि ये जो सनराइज सेक्टर है, ये कितना लंबा, ये सनराइज कितना देर का है, ये 5 मिनट का सनराइज है या 2 साल का सनराइज है या क्वार्टर का है या 10 साल का है। तो जब मेरे को लगता है कि वाकई में एक्चुअल में देखा जाए तो 10 साल का जवाब नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगाते हैं कि आज के दिन मैं ये सोचता हूँ, और मैं मेरा माइंड हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद मैं चेंज कर लूँगा, ऐसा हो सकता है। तो मैं उसकी लॉन्जिविटी समझने की चेष्टा करता हूँ कि ये सेक्टर कितना लंबा इस तरह जाए, और ऑफकोर्स बीच में उतार चढ़ाव आएंगे कि मेरे को 10 साल तक सोचना नहीं पड़े। तो मैं अगर मेरे को लगता है, देखिए डेटा सब फ्री, आपको फ्री में सारा ज्ञान मिल रहा है इंटरनेट पे, ये इन्फ्लुएंसर जो भी सर बता रहे थे अभी आपको। शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं सीखना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी। जो डूज और डोंट्स के अंदर में जो डोंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, और डूज के फॉर्मूला बहुत कम है। तो मैं वो लॉन्ग टर्म के ट्रेंड पकड़ता हूँ कि हाँ ये 10 साल तक ये इस शेयर्स के अंदर में सनराइज रहेगा। फिर मैं उसके अंदर में कंपनी को पकड़ता हूँ कि समझिए उस सेक्टर में 3 या 4 या 5 कंपनी हैं, तो उसके अंदर में एफिशिएंट कंपनी कौन सी है, तो उस कंपनी को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ। और वो ऑफकोर्स बैलेंस शीट से, उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से, मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पिछले मंदी में, जब पिछले इकोनॉमिक डाउन साइकिल था या पिछला बेयर मार्केट था, बेयर मार्केट और इकोनॉमिक साइकिल ये मोटा मोटी सेम से हैं, आगे पीछे आते जाते रहते हैं। उस खराबी के टाइम में, उस क्राइसिस के टाइम में इस मैनेजमेंट ने कैसे बिहेव किया, उसमें कितना ये राइज किया। अगर जब फॉल हो रहा था पूरी इकोनॉमी में, तो ये कम फॉल किया होगा, माने कंपनी की ग्रोथ कम गिरी होगी, और जब राइज का टाइम आया तो इसने ज़्यादा राइज किया होगा। तो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी बताता है ये।
तो मैं वो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी देखता हूँ उसके पुराने इतिहास से उसको। जब मेरे को समझ में आता कि ये कंपनी उसमें फिट हो जाती है, तब मैं उस कंपनी के अंदर में उस समय मेरे पास में जितना भी पैसा होता है मैं वो सारा पैसा उस कंपनी में लगा देता हूँ। उस समय जो भी मेरे पास में लिक्विडिटी रहती है। और मैंने आज तक मेरे जो भी मेरा इतिहास है शेयर बाजार के अंदर में, मैं कभी भी कैश में नहीं रहा हूँ, सारा का सारा पैसा मेरा इन्वेस्टेड रहा है। टेम्परेरी कैश रहता है, कभी कोई काम अगर मेरे को कोई दूसरा शेयर खरीदना है, कोई प्रेफरेंशियल लिया है तो मेरे को रहना है 2-3 महीने में चाहिए पैसा, तो मैं पहले ही खाली कर लेता हूँ, लास्ट टाइम का वेट नहीं करता, मालूम नहीं मार्केट क्या हो जाएगा 3 महीने बाद। तो इस बोलकर उस समय जो भी मेरे पास में पैसा होता है वो मैं लगा देता हूँ। इसी बोलकर मैंने एक कोट बनाया जो कई बार मैंने बोल चुका हूँ कि 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। तो नॉलेज क्या है, ये नॉलेज का गेम हो गया ये कि कौन सी सनराइज इंडस्ट्री है और कितनी लॉन्जिविटी है उसकी, कौन सी उसमें अच्छी कंपनी है और उसका मैनेजमेंट का कैसा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और मैनेजमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है, वो मैनेजमेंट खुद करोड़पति से अरबपति बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा उसके डीएनए में है कि नहीं है इसका। क्योंकि वो अरबपति नहीं बनेगा तो मैं उस लखपति से करोड़पति नहीं बनूंगा उस कंपनी के अंदर में। तो ये मैं समझता हूँ। तो इस बोलकर ये नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज भी 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल नॉलेज आप बैलेंस शीट पढ़ लोगे, आरओसी देख लोगे, आरओई देख लोगे, आरओई देख लोगे, कंपनी का पूरा एक्सरे कर लोगे, उसका पूरा इतिहास देख लोगे, पूरा उसका पास्ट देख लोगे उसका, ये आपका इंटरनल नॉलेज हो गया। दूसरा नॉलेज है यहाँ पर जो दूसरे कारण है वो होते हैं एक्सटर्नल, जो किसी के भी हाथ में नहीं है, वो खाली ईश्वर ही जानता है कि वो एक्सटर्नल क्या होने वाला है। जैसे वॉर हो गया ईरान, अभी इसका इसराइल का वॉर हो गया, यूक्रेन का चल रहा है 400-500 दिन हो गए, या कोई ड्राउट आ गया, या मानसून फेल हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या रुपी का डिप्रिसिएशन हो गया। इसको आप काउंट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, इन चीज़ों का पता नहीं चलता। एक्सटर्नल फैक्टर है, रॉयल्टी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई साबोटाजी हो गया कंपनी में, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो गीता हमको यही सिखाती है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सारा काम आप ही सोच लेंगे तो ईश्वर क्या करेगा, तो भगवान पर भी छोड़ देना चाहिए। तो ये नॉलेज ज़रूरी है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद में सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है करेज। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को ये सारे पैरामीटर्स समझ में अगर आ गए, उस समय मेरे पास में जितने भी लिक्विडिटी होती है मैं सारे पैसा कंपनी में लगा देता हूँ। अगर मैं रात को कैश रखता हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती है। अगर मैं शेयर्स, अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ गई और उस आइडिया पे अगर मैंने रीजनेबल क्वांटिटी का शेयर नहीं लिया, और रीजनेबल क्वांटिटी बने जहाँ तक मेरे को नहीं लगे कि बाबा इससे आगे मेरे को नहीं लेने का है, जब तक मेरे को डर ना लगे तब तक मेरी क्वांटिटी इन्फिनिटी हो सकती है। तो वो करेज ज़रूरी है। क्योंकि कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई बार बोला हूँ कि बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे सीए, तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, सब बहुत होशियार सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एमबीए है या ये है, वो पूरा उन्होंने पीएचडी किया, वजह से बताया प्रोफेसर, बेचारे वो सबसे ज़्यादा विक्टिम बनते हैं, जो अभी काबरा जी शायद बताया आपको। जैसे सोचिए प्रोफेसर विक्टिम बन जाता है। तो शेयर बाजार एक अलग कहानी है भाई, ये अलग थ्योरी है, ये अलग स्टडी है। इसका नो एकेडमिक डिग्री कैन गेट यू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट, ये मेरा एक कोट है ये मेरा। तो इसके लिए कई बड़े बड़े लोगों को देखा हूँ कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बहुत करोड़ों अरबों रुपये पास में भी है, जब शेयर्स लेने जाएंगे तो बोले कि मैंने लिया है 5 लाख का, मैंने शेयर्स ले लिया, और उनको उसमें बड़ी खुशी होती है कि उनके बैंक में पड़े होंगे 50 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया, और 5 लाख का एक कंपनी का शेयर्स ले लिया, क्योंकि उनमें वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है। तो मेरा कोट है, योर मेंटल कैपेसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो ये करेज होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को लगता है शेयर बाजार में पढ़ाई के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करेज। नहीं तो बड़े बड़े आदमी 200-300 तरह के शेयर्स ले लेते हैं, 500 ये ले लिया, 500 वो ले लिया, पान की दुकान लगा लेते हैं वो लोग। और अगर वो एक शेयर 500 रुपये वाला 5000 रुपया 10 टाइम हो भी गया तो बोलने के लिए पार्टी में बोलेंगे मैंने ये शेयर लिया था, देख 10 गुना हो गया। उसको पूछ भैया कितना लिया, कितना, बोला 465 शेयर्स लिया मैंने। तो वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसका कोई महत्व नहीं होता है। इस बोलकर कम काम करने का, पूरे नॉलेज के साथ में काम करने का, और करेज के साथ में काम करने का। और तीसरा पेशेंस, पेशेंस के बिना यहाँ पर काम नहीं है। और क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल कई बार मैंने दिया हूँ कि पेशेंस का भी क्या होता है गेम। कई लोग मेरे को पूछते हैं पेशेंस कैसे डेवलप होए। पेशेंस को आपकी डेस्टिनेशन जो आपकी है, जर्नी का जो डेस्टिनेशन है, वो आपको वो आपका पेशेंस को डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ से कलकत्ता जाता हूँ, समझिए प्लेन में, तो समझो 2.5 घंटे का रास्ता है। तो 2.5 घंटे का रास्ते में 2 घंटे बाद आप देखेंगे आप इम्पेशेंट हो जाते हो, ठीक है, कि अरे अभी जल्दी से कलकत्ता है, जल्दी से बोरियत होने चालू हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाते हो। लेकिन अगर वही समझो 18 घंटा अगर आपको अमेरिका जाना अगर हो उसी प्लेन में, तो आप 2 घंटे बाद इम्पेशेंट नहीं होगे, आप इम्पेशेंट होंगे 14 घंटे बाद में कि अरे अभी 4 घंटा अब कटना मुश्किल। 14 घंटा शुरू का कट जाएगा, आपको बाद का 4 घंटा नहीं कटेगा।
तो पेशेंस आपको ये बताता है कि आपका डेस्टिनेशन कितना दूर, आप कितना बड़ा विजन आप रखते हो, उस पर आपका पेशेंस निर्भर करता है। तो मेरा पेशेंस, जैसे मैंने बताया, मैं 10 साल का मेरा पेशेंस है, इन्फिनाइट क्या बोलते हैं उसको, मेरा इंडेफिनिट पीरियड का मेरा वो पेशेंस है। मेरे को मालूम नहीं है, मैं ये शेयर 10 साल तो बोलने के लिए मैं बोलता हूँ, मेरे को नहीं मालूम है इसका प्राइस टारगेट, मेरे को नहीं मालूम है इसका टाइम टारगेट, वो मेरे दिमाग में कभी नहीं रहता है। जब तक हवा एक साथ चल रही है, हवा और शिप एक दिशा में जा रहे हैं, तब तक मैं उसके अंदर में बैठा हूँ। जब तक मैनेजमेंट कोई बदमाशी नहीं करे, या उसके प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए, या उसका जो पोटेंशियल मार्केट है उसके प्रोडक्ट का वही अगर ख़राब होना शुरू नहीं हो जाए, तो इस बोलकर ये पेशेंस का थ्योरी है। ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे बाजार के अंदर में, इस पे अगर आप फोकस करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर में ये पैसा कमाने के लिए मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजमेंट में ही आप पैसा कमा सकते हो। हिस्ट्री आप देखिए, आप सक्सेस स्टोरी मत देखिए, वो भी देखिए। अनसक्सेस स्टोरी आपको मालूम नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई बोलता नहीं अनसक्सेस होने का। अनसक्सेस स्टोरी पढ़कर आप जितना सीख सकते हैं, उतना सक्सेस स्टोरी से नहीं सीख सकते। दूसरा, हर आदमी अलग अलग होता है। मैं क्या कर रहा हूँ वो काम आप नहीं कर सकते हैं। आप अलग, आपका कैरेक्टर है, आपकी अलग पर्सनालिटी है, तो अपने आप को जानिए और उसके बाद में यहाँ पर काम कीजिए। और मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट की 3 क्वालिटी मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपको देखनी चाहिए, वो होगा कि ऑनेस्ट, हंग्री और स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए ताकि वो शेयर होल्डर के लिए पैसे कमाएं। इसी बोल के मेरा कोट है स्माइल, जिसके अंदर में मैंने ये किया है कि जो मैनेजमेंट 15 साल पुराना नहीं होता है, 15-20 साल पुराना, मैं उस मैनेजमेंट में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि 15-20 साल के अंदर में वो 3-4 बड़े बड़े साइकिल देख लिया है, वो डूब चुका है, फिर उभर चुका है, तो वो एक तरीका, रिस्क को मैनेज करने का तरीका सीख जाता है वो, और अगर आज के दिन भी वो टिका हुआ है। और दूसरा, उसको जो भी झोल झाल करनी पड़ती है, अपना घर बनाने का है, गाड़ी लेनी है, क्लब मेंबरशिप लेनी है, फॉरेन घूमना है, ये करना है, उधर पैसा ट्रांसफ़र करना है, वो सब 15-20 साल में सब, हर मैनेजमेंट की बात नहीं है, लेकिन जो नए मैनेजमेंट है सबको एक रहता है कि हाँ भाई मेरा पैसा थोड़ा साइड हो, मेरी सिक्योरिटी हो, कल कंपनी डूब जाए। देखिए, हम लोग जो शेयर होल्डर हो ना, ये तो मुसाफिर है, हम लोग बोलने के लिए हमारा इक्वल राइट है। ये ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री आपको इक्वल राइट दिया है, लेकिन एक बात आप जरा कभी सोचिए, मैनेजमेंट की दृष्टि से कंपनी जब बर्बाद हो रही होती है, उसमें मैनेजमेंट अपना शेयर प्लेज करके कंपनी के लिए पैसा उठाता है, अपने पर्सनल गारंटी देता है। अब मैं ऐसे ऐसे मैनेजमेंट को जानता हूँ जो अपना घर गिरवी रखकर पैसा उठाकर कंपनी में पैसा डालता है। शेयर होल्डर तो पैसा नहीं डालता है ना, वो तो अपना घर गिरवी नहीं रखता है, उसके शेयर प्लेज नहीं होते हैं, वो फेयर वेदर फ्रेंड है। कंपनी कमाएगी तो आप डिविडेंड लेने के लिए आ जाएंगे, कंपनी नहीं कमाएंगे तो आप बोलेंगे चलो आपका पैसा डूब गया, आपको आपकी कैपिटल डूबती है। लेकिन मैनेजमेंट का सोचिए, उसकी लायबिलिटी जिंदगी भर उसके साथ साथ चलती है। जिस दिन आपने शेयर बेच दिया, आपकी लायबिलिटी खत्म। मैनेजमेंट की लायबिलिटी खत्म नहीं होती है। अगर उसने पैसा ले लिया, मॉर्टगेज किया अपना घर और बाहर, और अपने पर्सनल गारंटी दिया, वो टेंडर रुक में बेचारा लटक रहा है। तो इस बोलकर ये मैनेजमेंट की पेडिग्री बहुत ज़रूरी है। तो ऑनेस्टी जो मैनेजमेंट की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैनेजमेंट की हंगर, तो ऑनेस्ट, हंगरी एंड स्मार्ट। तो हंगरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट में अगर ये समझे, जज्बा नहीं हो कि हाँ भाई मैं आज एक रीजनल कंपनी हूँ, यहाँ से मैं एक नेशनल कंपनी बनूंगा, और फिर उसके बाद में मैं इंटरनेशनल कंपनी बनूंगा। आज मेरा टर्नओवर 2000 करोड़ का है, लेकिन ये मार्केट साइज जो है ये 50,000 करोड़ का है, मैं 20-30% मैं ग्रो करूंगा। उसके माने, उसके फायर इन द बेली उसमें होना चाहिए कि मैं किस तरह मेरी कंपनी को एक रिकग्निशन करूं कि मैं इंडिया की एक टॉप 5 में कंपनी हूं या टॉप 3 में कंपनी हूं। ये हंगर होना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि आप सोचिए 63 मिलियन यहाँ पर एसएमई है इंडिया के अंदर में, तो हर आदमी तो अभी टॉप पे नहीं आ सकता ना। उसका कारण ये भी होता है कि उनकी हंगर खत्म हो जाती है एक लेवल पे। जनरली एक देखा है 300, 400, 500 करोड़ की रेंज में पहुंचकर एक आदमी की हंगर खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी एज भी होने लग जाती है, फिर थोड़ा बीपी, थोड़ा डायबिटीज़, थोड़ा ये वो, थोड़ा ओवरवेट, थोड़ा वो, क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद में उसको लगता हो गया लाइफ में, अभी क्या कर रहे हैं बच्चे। अब ये तो जितने मैनेजमेंट को सुनो सब बोलो बच्चे तो यूएस में रह रहे हैं, जो वो इधर आना ही नहीं चाहते हैं, वो आप धंधे को बेच दो या कर दो जो भी हो। तो वो हंगर होना जरूरी है, नहीं तो लोगों को लगेगा भाई हो गया मेरी कमाई, तो अभी मेरे को क्या करने का, अभी इसी को ऐसे ही मैं चलाऊं। 99% उसी रफ्तार में चलती है कंपनी, एक स्टैटिक वे में चलती है, उसमें शेयर होल्डर पैसा नहीं कमाएंगे, आपको उस कंपनियों को छोड़ना पड़ेगा। तो इस बोल को मैनेजमेंट की हंगर जरूरी है, और स्मार्ट कि हर तकलीफ के अंदर में अपनी कंपनी को कैसे वो बचा कर लेकर जाता है। जैसे कोविड आया, कुछ भी अगर ऐसा आया, कोई पॉलिसी मैटर आ गया, गवर्नमेंट का कोई स्टैंड चेंज हो गया, कोई ड्यूटी लग गई, कोई जहाँ पर वो जिस कंट्री में बेच रहा है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उससे कैसे वो निकल के आए, ये स्मार्टनेस उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से मालूम पड़ेगा।
तो मेरे को लगता है ये तीनों चीज़ों अगर आप इनका मिश्रण करोगे, मैंने जो मेरे 100 टाइम जो शेयर्स में यही फॉर्मूला उनके अंदर में सिंपल यही फॉर्मूला उनके अंदर में लगाया जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और मेनली सेरा के अंदर में भी यही फॉर्मूला मैंने लगाया। अभी भी जो भी शेयर्स लिए उनमें खाली यही फॉर्मूला लगाता हूँ कि इसका मार्केट साइज़ क्या है, इसका मैनेजमेंट का व्यू क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखे, और ऑफ कोर्स इसमें तकदीर का बहुत बड़ा गेम है, तकदीर का भी बहुत बड़ा इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन है, आप सही टाइम पे होना चाहिए। और जनरली मैंने देखा कि मैंने मेरे शेयर्स को मैं दो बुल मार्केट जरूर दिखाता हूँ, मैंने दो बेयर मार्केट दिखाता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि बुल मार्केट पहला राइज आता है, फिर उसका फॉल आता है, और उसके बाद में वापस राइज आता है। तो जो बढ़िया शेयर्स होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अच्छे शेयर और अच्छे मैनेजमेंट की पहचान ये होती है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है 20 किलोमीटर की स्पीड से फॉर एग्जांपल, तो कंपनी बढ़नी चाहिए 40 किलोमीटर की स्पीड से। और मार्केट अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न आ रहा है 20 किलोमीटर की स्पीड से माइनस में, तो कंपनी का फॉल होना चाहिए 5% माइनस। तो नया जब वो मार्केट जब नया इकोनॉमिक अपटर्न आएगा, वो कंपनी और फास्ट दौड़ के जाएगी, क्योंकि तब तक उसके कई जो पीयर्स कंपनी कंसोलिडेट हो चुकी होगी। जो बेयर मार्केट आता है, जो क्राइसिस आती है, उसमें आप देखिएगा सब कंपनियां कंसोलिडेट हो जाती है, तो जो बचा रहता है वो आदमी आगे आकर फिर वो नए लेवल पे जाता है। तो ये सब कुछ फॉर्मूले है मार्केट के अंदर में, और जो मैं लगाता हूँ, मेरे को लगता कि बड़े वो आप करने जाओगे तो लगेगा शुरू में आपको ये लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप फोकस्ड अगर हो कि मेरे को यही काम करने का है, ये तरीका यही है और मेरे को यही काम अगर करने का है, तो और उस धंधे में आप टिके रहोगे, तो फिर मेरे ख्याल से कि सफलता जरूर मिलनी चाहिए। और अभी जो मेरे को वो अवार्ड मिला था, वो पीयूष जी ने जो दिया था, वहाँ पर एक शिंदे जी भी आने वाले थे, तो संयोग से लास्ट मोमेंट पे आए नहीं, तो वहाँ पर एक 4 लाइन की मैंने कविता सुनाई थी उनको, फडणवीस जी को, गोयल जी को। मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करूँगा। और वो कविता तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप जो भी धंधा कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी कंपनी को चला रहे हैं या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी, जैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि आप किसी भी चीज़ को दिलो जान से चाहो तो सारी कायनात आपको उसको पाने में मदद करती है। ये गीता ज्ञान है, ये समझिए हमारे इंडिया का हर धर्मों का ये ज्ञान यही है कि जो आप काम कर रहे हो उसी के अंदर में आप दिन रात लगे रहो, उसके अंदर में उसी के बारे में विवेकानंद ने भी बोला कि एक आइडिया को आप चुनो, उसी आइडिया के दिन भर सोचो, उसी आइडिया पे जियो, उसी आइडिया पे मरो, तो फिर आपकी प्रकृति आपकी रक्षा करती है। विवेकानंद का भी ये एक प्रवचन ऐसा ही है। तो मेरा मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में रहिए, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये जीवन का क्रम है। जितना अगर आपने उतार अगर देख लिया है, तो नया जो वापस चढ़ाव आएगा उसके अंदर में आप अपने आप को पिछले उतार से, जैसे हमारे मार्केट में बोलते हैं नया टॉप आ गया, डबल टॉप, प्रकाश जी एक्सपर्ट है जिनका एक्सपर्ट है, ये लोग महारथी बैठे हैं, वो नया टॉप, हर नई ट्रेंड में नया बुल मार्केट आता है तो फिर नया है न्यू हाई या न्यू लो, जो हम बातें करते हैं, हाई टॉप एंड हायर बॉटम जो बातें करते हैं, ये पूरा ये जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। तो मैंने वहाँ पर ये कविता 4 लाइन की बोली थी कि हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है, ऑटो ड्राइवर सीएम बन गया, चाय वाला पीएम है, ये खेल अभी भी जारी है, करनी तुम्हें तैयारी है, कसले कमर उठा ले बीड़ा, अब तेरी ही बारी है। तो ये अपनी प्रकृति का, आपके धंधे का, आपके बिजनेस का, आपका करियर का एक ही सिद्धांत है कि जो काम लगे रहे हो, जो काम कर रहे हो उसमें आप लगे रहिए पूरी निष्ठा से, और फूल तो जब बसंत आएगा तभी खिलने वाले हैं। तो बस यही मैं आपको, मेरा मैसेज है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन आंसर मैं आपका ले सकता हूँ, Q&A सेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं खड़ा हूँ, नहीं ठीक है, अच्छा एक्टिव रहूँगा। So if anyone want to ask anything from the Vijay Kedia sir, you can raise your hand or you can write your question on the chat and you can send it to us. Mishra ji? Vijay Kedia ji, thank you so much. Sir, my name is CA Pratik Gadia. सर एक क्वेश्चन था, आपने बताया कि आप जब भी रिसर्च करते हो तो आप सनराइज इंडस्ट्री चेक करते हो एंड यू शुड इंश्योर सनसेट इंडस्ट्री से दूर रहना है। तो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपने सनराइज इंडस्ट्री को चुना था, तो आप क्या
पर्सपेक्टिव्स देखते हो फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमी, गिविंग एन एनालॉजी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जैसे बहुत बढ़िया चल रही है आजकल, तो आपने आपके पास्ट एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें देखी थी सनराइज इंडस्ट्री में, तो पीपल लाइक अस कैन गेट योर गाइडेंस टू थिंक थ्रू इट? मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ कोर्स जो अभी क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है, इंटरकनेक्टेड है, तो दुनिया में क्या हो रहा है ये भी इंडिया पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी भी होती है जो हम लोग बात करते हैं, इंडिया सेंट्रिक स्टोरी है, डोमेस्टिक स्टोरी जो हम बातें करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने समझिए अभी तेजस नेटवर्क लिया था मैंने कोविड के टाइम पे 2019 के अंदर में, तो टोटली वो इंडिया सेंट्रिक स्टोरी है। क्योंकि इंडिया के अंदर में उसका एक रीज़न बता देता हूँ क्यों लिया मैंने। क्योंकि टेलीकॉम जो कंपनी है, एक ज़माने में 16 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे जब ये टेलीकॉम कंपनियां नई आई थी 95 के बाद में, जब भी आई है हचिसन, मैक्स वैक्स, बीपीएल, टीपीएल सब मिलाकर 16 कंपनियां थी। अभी आप मैंने बोला जब उतार आता है, जब कोई भी क्राइसिस आती है तो वो सेक्टर पूरा कंसोलिडेट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें बचा हुआ कौन है। जो बचा है अब तो उसकी एक तरीके से मोनोपोली, चलिए खराब वर्ड है, लेकिन उसके पास में प्राइसिंग पावर, जो में अच्छा वर्ड हम यूज़ करते हैं स्लैंग की वजह, उसके पास प्राइसिंग पावर उसके पास में आ जाता है। तो आप देखिएगा 95 के बाद में, 2000 के बाद में टेलीकॉम कंपनी का सब पूरा विनाश ही हुआ, सब बंद होती गई, कंसोलिडेट होती रही। 2018 तक आकर खाली 2 कंपनियां रह गई, वोडाफोन और भारती। 2016-17 में 15 में शायद जियो आया, उसने वहाँ पर पूरा गेम चेंज कर दिया। थोड़ा प्राइसिंग पावर आया, आरपू के जो उनका जो मंथली रेंटल होता है वो बढ़ने लग गए, कंपनियां कमाई करने लगे। इसके पहले कोई एक्सपेंड नहीं कर रहा था जितना जो आज के भी दिन या टेलीकॉम की आप हालत देखिए ना, 4G 5G की बात करते हैं, सुनाई दे रहा है भैया, सुनाई दे रहा है, सुन रहा है? अच्छा वापस फ़ोन करता हूँ, वापस फ़ोन अपने मोबाइल पे बातें करते हैं। हालत इतनी ख़राब है जैसे हम 97 में ही अभी रह रहे हैं। तो मैंने सिंपल ये फॉर्मूला लगाया कि ये सारी कंपनियां मिट गई थी, 2 बच गई है और ये बचेंगी रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनको बचा कर रखेगी। वोडाफोन को भी सरकार ने अल्टीमेटली 35% इक्विटी, 40% इक्विटी गवर्नमेंट ने ले लिया, क्योंकि उसको बचाने का था वो। तो इसी बोल के उसको टर्म्स यूज़ करते कि 2.5 कंपनियां हैं टेलीकॉम के अंदर में। अब जियो रह गया, भारती रह गया, आधी कंपनी वोडाफोन रह गई। तो 2019-20 में ऐसा मेरे को समझ में आया कि अब गवर्नमेंट बात करी थी 2G का, उस समय हमारे पास में 2G था। 2G से बात आने लगी, 3G इंडिया में कभी नहीं आया। 2G के बाद में हमने माइग्रेट किया सीधा 4G के ऊपर में। ये भारती जियो आकर किया, तो इनको ये समझ में आ कि अब गवर्नमेंट का भी फोकस हो गया कि अभी पूरी दुनिया में 5G आ गया, अभी तो हमारे यहाँ 4G भी नहीं है। तो उन्होंने 4G के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो आप करो, स्पेक्ट्रम करेंगे, ये करेंगे, जिसके पास नहीं है उसको हेल्प करेंगे। और तो मेरे को लगने लग गया कि बिना डेटा के तो कुछ है नहीं दुनिया के अंदर में। आज भी अगर आप फ़ोन करा आप देखोगे तो आपका वॉइस का बिल कम आता है, जो भी बिल आता है वो डेटा का ही बिल आता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये सनराइज इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री अभी शुरू हो रही है। मोबाइल चाहे 95 में अगर आ गया, ये तो लोगों कोई जगह मैंने पढ़ा 10G टेस्ट हो रहा है, हम 5G की बात कर रहे हैं। ठीक, अब 6G की बात आने लग गई है, अभी 2025-26 में 6G आ जाएगा। वो क्या फास्ट होगा, क्या होगा मालूम नहीं दुनिया के अंदर। तो ये तो मेरे ख्याल से हम सब समझ जाएंगे कि जो टेलीकॉम का जो है हमारा बात करने का है, रोटी कपड़ा मकान और डेटा, ये सनराइज इंडस्ट्री है। ये भी समझ में आ सकता है आज के दिन कि हाँ शायद ये 10 साल 20 साल रहने वाली है, ये इसके आकार चेंज हो जाएंगे, इसके प्रकार चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है टेलीकॉम का ये रहना चाहिए। आज के दिन ऐसा ही लग रहा है। तो ये सेट हो गया। फिर ये लगा कि इसके अंदर में कंपनियां ही 2-2.5 बची है और आधी, और वो भारती कॉस्टली था, जियो लिस्टेड नहीं था, वोडाफोन लेना नहीं था। तो मैं क्या करूं अगर उस सेक्टर में मेरे को जाना है? तो मैं तेजस नेटवर्क जैसी कंपनी को मैं फॉलो कर रहा था पिछले 4-5 सालों से। मैं कई कंपनियों को, मैं एक जगह मैंने बोला था कि मैं क्या करता हूं कि जब कोई पुराना एथलीट जिसने कोई एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया, और या पुराना कोई कंपनी जिसने एक बार कोई कीर्तिमान स्थापित किया, उसके बाद में वो कंपनी प्रॉब्लम में आ गया, या उसके बाद में वो एथलीट थोड़ा बीमार पड़ गया समझिए, तो मैं उस एथलीट पर अपनी नज़र लगा देता हूँ। ये वापस रिकवर कब होगा, इसका हेल्थ वापस कब ठीक होगा, ये कंपनी वापस कब टर्न अराउंड होगी, और मैं उस कंपनी को मेरी रडार पर रखता हूँ, उसको मैं वॉच करता हूँ। और कभी कभी ये वॉचिंग मेरी 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल भी होती है। जब मेरे को लगता है ये सेक्टर के अंदर में टर्न अराउंड हो गया है और ये कंपनी भी 7 साल मरी नहीं है, जो 7 साल के 8 साल की जो प्रॉब्लम थी उसमें कंपनी जिंदी रही है, बल्कि कुछ ना कुछ उसने प्रोग्रेस किया, मैं उस समय उसके टर्न अराउंड के टाइम पे उसका मैं शेयर्स ले लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया। तो तेजस में भी मैंने यही किया कि जब ये सारे मिल गए तो मेरे को समझ में आ गया अब इसका टाइम आ गया, क्योंकि अभी वोडाफोन भी बोलने लग गया कि मेरे को कुछ एक्सपेंड करना है, कैपिटल चाहिए। भारती ने ऑलरेडी एक्सपेंशन चालू कर दिया था, जियो के पास तो पैसा था ही। और तो मेरे को लगा अब ये लोग अगर एक्सपैंड करेंगे और ये लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे
और ये कंपनी मेरे को लेनी नहीं है तो मेरे को इनकी एंसिलरीज को पकड़ लेना चाहिए, या इनके जो इक्विपमेंट बनाते हैं उस कंपनी को लेना चाहिए। और वो तेजस को मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा था, तो मैंने तेजस नेटवर्क लिया। उस समय कंपनी के अंदर में घाटा था, 100 करोड़ रुपये का कंपनी ने घाटा किया था। तो लोग बोल सकते हैं कि 200 करोड़ का कंपनी का घाटा किया और मैंने वो कंपनी के शेयर्स लिए, जनरली वो मैं करता नहीं था। लेकिन उस समय कंपनी के पास में 200 करोड़ रुपया कैश भी था कंपनी के अंदर। 170-80 करोड़ रुपया तो उस कंपनी को BSNL से लेने का था, भारत नेट या BSNL से, भारत नेट से उसको लेने का था रुपया, उस कंपनी को गवर्नमेंट से लेने का। और 120 करोड़ रुपया कैश था कंपनी में, 120 या 150 करोड़ रुपये। तो मैंने ये सब लगाया और मैं बोला कि इसमें शायद मैं रॉन्ग नहीं हो सकता। तो भाव भी 400 रुपये वाला शेयर 40 रुपया हो गया था। तो सब चीज़ ऐसे मिला, सनराइज इंडस्ट्रीज समझ में आया, मैनेजमेंट का समझ में आया, इंडिया में दूसरा कोई है ही नहीं उसके बनाने वाला, और सेक्टर के अंदर में विकास हुआ, तो मैंने वो तेजस लिया। तो ये एक फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लगा के मैं ये शेयर्स लेता हूँ। इस बोलकर तो आपका क्वेश्चन ये था ना कि ये, तो इस तरह से मैंने लिया। आज भी मेरे लिया हुआ पड़ा, कुछ शेयर्स मैंने बेच भी दिया, मेरा फ्री का फ्री हो गया, फिर भी मेरे को लिया हुआ, क्योंकि लग रहा है कि स्टोरी तो भी शुरू हो रही। अब उसको 4G का ऑर्डर मिल गया 12,000 करोड़ का, अभी फिर वो नेक्स्ट ईयर वो 5G करेगा, फिर वो 4G का जो किया उसका 10 साल तक AMC उसको मिलेगा। तो ये कंपनी का टर्न अराउंड हो गया। ऑफ कोर्स अभी मार्केट एक्सपेंसिव हो चुका, मैंने जो लिया 40 में लिया था, 900-900 रुपये का भाव है, शेयर एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगले समझिए मैं 40 में लिया, समझो आज 800 का भाव, मेरा 20 गुना हो गया। समझिए अगले 3 साल में डबल भी होता है तो मेरा 40 गुना होता है, मेरा डबल नहीं होता है, मेरा 40 टाइम्स होता है। ये एडवांटेज होता है पहले ले लेने का शेयर्स का। तो इस तरह के फॉर्मूले डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट अप्रोच इस तरह लगाई जाती है। सर गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ विमल टिडवानिया। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई और मैं उनको फॉलो करने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा है कि अगर शेयर मार्केट का बिजनेस करना है तो टेक्निकल चार्ट सीखना ज़रूरी है। इट इज़ एड ऑन फ्लेवर कि मतलब फंडामेंटल मैनेजमेंट ये सब चीज़ों से काम चल जाएगा। तो वो थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कुछ टेक्निकल कोर्स करूँ कि नहीं करूँ। मतलब देखिए पहले तो ये बता देता हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको सारी बातें वो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई किताब वताब नहीं पढ़ी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इन्वेस्टिंग की। तो मेरा सब ट्रायल एंड एरर है, तो हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो खाली मेरे लिए लागू हो सकता है, आपको उसमें से चुनने का है, आपको खुद चुनाव करने का है कि ये छोड़ दो, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, या इसमें से मैं अच्छा सार को गई रहे थोता दे उड़ाए जैसे बोलते हैं, तो वो आपको चुनने का है। मैं तो टेक्निकल पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जो टेक्निकल जो है वो ट्रेडर के लिए है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं समझिए, और वो टाइम बेस्ड ट्रेडिंग है कि आप 3 महीने की ट्रेडिंग कर रहे हो, 6 महीने की ट्रेडिंग कर रहे हो, और या समझिए 5 दिन की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपको टेक्निकल हेल्प कर सकता है, ज़रूर उसके अंदर में हेल्प करेगा आपको। लेकिन ये ट्रेडिंग इतना कॉम्प्लेक्स है, अचानक ये ट्रेडिंग का इतना जो फैशन आ गया कि जो भी आदमी शेयर बाजार में घुसता है वो 3 महीने के अंदर में प्रकाश दीवान हो जाता है, चार्टिस्ट हो जाता है। वो 3 महीने के अंदर में उसको फट से उसको समझ में हाँ आ सर, जाता वो है, भाई बहता है, ये हो जाता है। एक्सेल शीट बनाने लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं, तो मुझे लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं है तो टेक्निकल सीखना चाहिए क्या? बस वही कन्फ्यूजन चलता है। आपको अगर ये मालूम पड़ा कि आपको पता नहीं था, आप बहुत ज़्यादा होशियार आदमी हो, ये समझ। लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि उनको ये नहीं मालूम होता कि उनको क्या नहीं मालूम। और शेयर बाजार में आने के बाद 3 महीने बाद आदमी को सबको लगने लग जाता कि मैं यहाँ रघुराम राजन हूँ, मैं यहाँ का चार्टिस्ट हूँ, मैं यहाँ का एनालिस्ट हूँ, और मैं यहाँ का सब बड़ा तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। वो बच्चों को ऐसे अपने बाप को सिखाने लग जाएंगे यहाँ। तो ये यहाँ का नियम है शेयर बाजार का, इतने जल्दी आपको वो मद आ जाता है। और एक मंदी के अंदर में वो सीधा जो इकोनॉमिस्ट, चार्टिस्ट और एनालिस्ट बना था वो सीधा जीरो पे आ जाता है, बिगिनर आ जाता है फिर। तो ये यहाँ पे है। तो मेरा ऐसा मत है कि जो आप लोग जैसे CEO हो या पढ़े लिखे आदमी हो, चार्ट के भरोसे मेरे को नहीं समझ में आता किसी आदमी ने कोई बहुत बड़ा वेल्थ यहाँ पर कमाया है। चार्ट आपको सहायता दे सकता, मैं भी चार्ट देखता हूँ, लेकिन मैं चार्ट के 4-5 अक्षर जानता हूँ। मैं अल्फा शुरू के जो चार्ट्स के जो होते हैं ना, वो ब्रेकआउट वेकआउट होता है, कुछ जो पैटर्न बनते हैं, समझिए कोई डबल बॉटम बन गया, मैं उसको तेज़ी के लिए यूज़ करता हूँ। उसमें मंदी का साइन आता तो मैं मेरा शेयर बेचता नहीं हूँ, क्योंकि चार्ट तो मंदी आके एक बार घट गया, मेरे को 10 साल शेयर्स रखना है ना, बीच में कई स्टॉपेज आएंगे, उसके अंदर में कई बार राइट भी हो गया, मेरी क्वांटिटी में बेच भी नहीं पाऊंगा, बेच दिया वापस ले भी नहीं पाऊंगा। तो मैं एंट्री के लिए कभी के, लेकिन चार्ट के बेस पे मैं किसी कंपनी का शेयर्स नहीं लेता हूँ। मैं जिस कंपनी का शेयर्स लेता हूँ उसका मैं चार्ट देखता हूँ, खाली ये कि रॉक बॉटम कब बना, उसका माने लाइफ लो जिसको बोलो या कोई ऐसा, उसके लिए खाली मैं चार्ट को मैं यूज़ करता हूँ, और बीच में मैं चार्ट वार्ट को यूज़ नहीं करता हूँ। तो मेरा धारणा ये है कि आप लोगों को फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, टेक्निकल पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है,
और फंडामेंटल भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें फिर भी रेशियो जो उसके अंदर में, अगर आप डिसिप्लिन तो हर चीज़ में चाहिए, टेक्निकल में भी उसको, तो मैं समझता हूँ कि चार्ट है वो ट्रेडिंग के लिए है, और इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो चार्ट एक टूल हो सकता है आपको, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल का ज़्यादा महत्व। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चंस आए मेरे पास भी लिख के इतनी सारी चीजें। अरे बाप रे, सो ठीक है, उनका क्वेश्चंस तो ले जल्दी लेते जल्दी कर देते हैं, मैं बोल देता हूँ, मैं पढ़ूँ क्या करूँ? हाँ, हाँ जी हाँ जी। और जिन्होंने इस पे दे Hello, दी, sir. प्लीज वो वापस रिपीट मत पूछना, आई एम गोइंग टू आस्क। हेलो सर, माय नेम इज़ कुलवन। मेरा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी। जैसे आपने बोला, मैं जो भी शेयर रखता हूँ, 2 बुल रन, 2 बेयर मार्केट का वो सीज़न पूरा उनको दिखा देता हूँ। आई हैव सीन माई क्लाइंट्स, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ सुजलॉन, उन्होंने 400 रुपये का लिया है, स्टिल दे आर होल्डिंग इट। सो ये साइकोलॉजी से कैसे बचना है? बिकॉज आई हैव सीन मैनी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर फेसिंग दिस साइकोलॉजी। वो स्टॉप लॉस नहीं होल्ड कर पाते, मतलब बोलते भी है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फॉलो इट। मैं इसका जवाब थोड़ा सा डिफरेंटली देता हूँ आपको, बैठिए प्लीज़। मैं कई एक जगह मेरे को पूछा कि भाई आपका ये समझो 5 शेयर्स आपके मेन हैं, तो इसमें सबसे बढ़िया शेयर्स आपको कौन लगता है? वो 89 में पूछा था मेरे को कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? तो मैं उसको बोला भाई ऐसा मेरे लिए बोलना मुश्किल है, क्योंकि ऑल दीज स्टॉक्स आर लाइक माई लव, ओके। और तो मैं बोला लेकिन मेरा जो प्यार है वो मेड जो होती है ना, मेड घर में जो काम वाली, समझो बच्चों को खिलाने के लिए जो बाई आती है, उसको बम्बई में बाई बोलते हैं, कहीं दाई बोलते हैं नॉर्थ में कुछ। तो जो बाई क्या होती है, जो बच्चों को खिलाने वाली, समझिए जो भी है, दैया दाई जो बोलते हैं, वो जिस घर में भी जाती है उस बच्चे को अपने बच्चे जैसा प्यार करती है। आप देखोगे कि घर में अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं, अगर समझिए 2 बाइयाँ काम कर रही है, तो जो बाई जिस बच्चे को संभाल रही है उसका उसी के साथ अटैचमेंट होएगा। दूसरी बाई से झगड़ा कर लेगी कि इसने पहले इसको मारा, उसने पहले इसको मारा। तो मतलब ये एक, तो मैं बोला मेरा जो प्यार है मेरे इन शेयरों के प्रति, वो उन दाई के जैसे है कि जब जिस बच्चे को संभालती है अपने बच्चा जैसा संभालती है। एक बार वो बच्चे को घर पे छोड़ दिया, वो घर पे काम करना छोड़ दिया, फिर दूसरे घर में जाएगी, दूसरे बच्चे को भी अपने बच्चा जैसा संभालेगी वो। ये इनकी खासियत है, मातृत्व है जिसको बोलते हैं, ममत्व है, जो भी ममता है जो भी है। लेकिन वो प्रोफेशन भी कितना सीक्रेट प्रोफेशन है, वो कितना पवित्र प्रोफेशन है कि जिस घर में जाएगी उस बच्चे को फिर वो अपने प्यार देगी। तो जब तक वो प्यार दे रही है, जब तक वो उस बच्चे को संभाल रही है, बाद में उसको नफरत नहीं करती है, लेकिन उसका प्यार डाइवर्ट हो गया। तो मेरे भी जो शेयर्स हैं, मैं इनके सब इन शेयरों के प्रति मेरा वो बाई के जैसा खेल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टे इन्वेस्टेड इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एनी कॉस्ट। तो ये नॉलेज ही तो जरूरी है शेयर बाजार में। 400 में आपने शेयर्स लिया तो आपको कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा कि इस इंडस्ट्री का सनसेट हो गया। 400 का 400 में नहीं समझ में आएगा, लेकिन 200 में भी तो समझ में आया होगा कि, तो वहाँ पर क्या होता है, हम उसके प्रति इतना हमारा प्यार हो जाता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल तो शादी का भी कोई वैल्यू नहीं, हम बोलते हैं मुझसे डोंट मैरी योर स्टॉक, तो हम उसके साथ शादी कर लेते हैं कि इन्हें तो छोड़ना है नहीं। तो ये आपके सेंटीमेंट्स हैं, ये आपका प्रोफेशन नहीं है, ये आपका सेंटीमेंट्स है। तो इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं लगाना चाहिए, इसमें प्रोफेशनलिज्म लगाना चाहिए, सेंटीमेंट नहीं लगाना चाहिए शेयर के साथ में। एक एग्जांपल दूंगा, जैसे एक शेयर हुआ करता है TRF, मैंने 3, 4, 5 में लिया, टाटा की कंपनी थी, है अभी भी, और कोई मैंने 70-80 रुपये में कुछ लिया होगा 1% शेयर्स, और वो 70-80, 100-125 पूरे इसमें लिया होगा। उसके बाद में वो 2000 की 7 की तेजी के अंदर में वो शेयर्स हो गया 2200 रुपया, 80 रुपये वाला शेयर। मैंने शेयर नहीं बेचा, क्योंकि 2006-7 में अगर आप लोग को जो नहीं थे तो ये अब हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम चल रहा था, जो आज के दिन वापस चालू है। तो लगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी ने रिपोर्ट निकाली 10,000 हो जाएगा, ये होगा, टाटा की कंपनी ऐसा वैसा। मैंने भी 2200 रुपये में शेयर नहीं बेचा। जब 1200 रुपया हुआ तो मेरे को समझ में आ गया कि इसका डाउनफॉल चालू हो गया, क्योंकि इस कंपनी में कुछ फ्रॉड भी आने लग गए थे, और कुछ ऐसे आपको पढ़ता रहना पड़ता। शेयर इन्वेस्टिंग जो है वो 24/7 का काम है, ये टाइम पास काम नहीं है। और ये आप सोचोगे मैं ये भी कर लूँ और बीच बीच में टाइम पास के लिए मैं इन्वेस्टिंग कर लूँ, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे इन्वेस्टिंग के अंदर में। 24/7 आपका पूरा दिमाग, तन मन धन सब इसी में आपको लगाना पड़ेगा। मेरे को 1200 में समझ में आया कि ये शेयर्स का काम पूरा हो गया, ये सेक्टर का ही काम पूरा हो गया, क्योंकि फ्रॉड वगैरह भी आने लगे थे। मैंने 1200 से शेयर बेचना चालू किया, वो 900 रुपया तक मैंने उस शेयर्स को बेचा। 1200 का शेयर 900 रुपया तक, क्योंकि लिक्विड हो चुका था, बाजार भी थोड़ा सा डैम डाउन हुआ। वो 900 रुपये वाला शेयर सोचिए, तो मेरे को लगा मैं तो गलत गाड़ी में बैठ गया, 900 में बेच दिया। वो शेयर 40 रुपया हो गया वापस,
2010, 11, 12 में 40 हो गया। तो अब इसमें मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को इस जगह हों तो आप बोलोगे अरे मैंने 2400 में नहीं बेचा तो आप 1200 में कैसे बेच। ज़्यादातर आदमी इसी के बोल कर शेयर्स नहीं बेच पाते हैं कि उनको लगता है कि अरे ये भाव हो गया, अभी तो भाव आधा हो गया, अभी मैं कैसे बेचूं। जैसे उन्हें 70% घटने के बाद भी शेयर 70% घट जाता है जैसे तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो 3 रुपया हो गया सोच लो। तो ये हिस्ट्री से हम यही सीखना चाहिए हमको कि कैसे बिहेव कर रहे हैं। Hello, sir. हाँ, Sorry. Two small questions. CA Alok Katre. आपने बात की कि courage is one of the things that you need to build a position. So आपका experience अगर आप share कर सकें कि पहली बार जब आप you decided to go big, मतलब किसी आपके पास let's say आपकी given your net worth maybe 10-20 crore position is no longer as sizable for you, but जिसके पास 10 लाख या 20 लाख है उसको अगर एक किसी कंपनी में रिसर्च उसने किया हुआ है और उसको 5 या 10 लाख लगाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा जैसे करेज आपने कहा वो चाहिए, कन्विक्शन चाहिए. सो हाउ डू यू डेवलप दिस द मेंटल फ्रेमवर्क टू गेन दिस कन्विक्शन? सो वो एक छोटा पहले इसका जवाब देता हूँ फिर मैं भूल जाऊंगा। अभी मैं आपके साथ हूँ। अभी देखिए ऐसा है कि पहले बात तो अब ये स्किल कैसे डेवलप होती है। मेरे को ऐसे समझ में आता है कि ये स्किल आपके डीएनए में रहती है। ये आप पैदा होते हैं कुछ स्किल आप जब पैदा होते हो तो आपके पास में कुछ स्किल आपको ईश्वर देता है और आपके डीएनए में आती है। कुछ आप जिस वातावरण में उठते हो, बैठते हो, पढ़ते हो, सिबलिंग्स हैं आपके स्कूल में, जैसे जिस वातावरण में रहते हो उससे वो डेवलप होती है। तो मेरे को लगता है कि ये जो क्योंकि मेरे को इसलिए मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि जब मैंने मेरे ज़िंदगी में पहला इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरे पास में 35,000 रुपये बचे हुए थे मेरे पास में। तो मैंने एक शेयर्स के अंदर 35,000 रुपये मेरे जो फर्स्ट लाइफ का जो इन्वेस्टमेंट था वो 35,000 था और मेरे पास में सेविंग्स और 35,000 मैंने एक शेयर्स में लगा दिया था। और वो लेकिन वो करने के पहले मैं 10 साल तक यही काम करता रहा कि जितना पैसा था उतना पैसा मैं लगाया और मैं हज़ारों बार वापस ज़ीरो पे आता रहा। मैं सुबह में ट्रेडिंग करता था तो लेकिन मैं अपने आप को चेंज नहीं किया। मेरे को लगा कि मेरे को क्या तो कुछ बड़ा ही करने का है, नहीं तो जहाँ बैठा हुआ हूँ वो भी ठीक है, फिर क्या करने का है मेरे को। तो ये सबका माइंडसेट नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। इस बोलकर आपको अपना जानना जरूरी है। नो योर सेल्फ, KYS इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन KYC। आप खुद का कैरेक्टर समझिए कि आप उस हालत में आप रह सकते हैं क्या, अपना निर्वाह आप कर सकते हैं क्या। तो मेरा ये शुरू से था कि 35,000 था तो 35,000 लगा दिया। फिर वो शेयर संजोग से 4-5 गुना हो गया। फिर जितना भी उसका पैसा मेरे को आया तो जो खाने पीने के लिए मैंने अपना पैसा रखा और खाने पीने के लिए सारा का सारा पैसा मैंने फिर एक दूसरे शेयर्स में लगा दिया। वो शेयर फिर वो 10 गुना हो गया। तो मेरे को ये पैटर्न सूट करने लग गया क्योंकि मेरे खर्चे जो थे, मेरे जो हाउस लिविंग एक्सपेंसेस थे वो इतने कम थे, इतने लोअर थे कि मेरे को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ज़िंदगी में ये गेम खेलने के लिए तैयार था कि मेरे को कुछ बड़ा काम करना है तो मेरे को बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी मेरे को। तो इस बोलकर मैंने जो भी जिसमें पैसा रहा तो मेरा ये आदत बन गया, नेचर था जो आदत बन गया मेरा ये कि मेरे को ये करने का है। आज भी मेरा पैटर्न वही है कि मैं जो भी मेरा वर्थ होगा व्हाटएवर इट इज़ उसमें मेरे जो खर्चे हैं वो मेरे बड़े लिमिटेड है। उसके हिसाब से मेरा कोई बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड नहीं है मेरा। तो खर्चे में मेरे बड़े लिमिटेड रखता हूँ। इस बोलकर बाजार ख़राब भी हो, डूब भी जाए, शेयर्स आधा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो मेरे को कोई मेरी लाइफस्टाइल में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरी कोई लाइफस्टाइल में फ़र्क हो गया। तो ये चीज़ मैंने सीख लिया यहाँ पे। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा लाइफ के अंदर में, शेयर बाज़ार के अंदर में ये काम करने के लिए कि आप कैसे अपना करेज पैदा करें, उसके लिए आपको एक वर्ड मैंने कॉइन किया जैसे कि नो ग्रेविटी जोन। स्टॉक मार्केट में नो ग्रेविटी जोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नो ग्रेविटी जोन क्या होता है कि आप अपने घर के खर्चे चलाने के लिए या आपके समझिए आने वाला कोई खर्चा आने वाला हो लाइफ में, कोई स्टडी का हो या बच्चों का स्टडी का हो या आपका खुद का हो या मैरिज का हो, ये और वो हो, उसके अंदर में आप शेयर बाज़ार की इनकम पर डिपेंडेंट मत रहिए। आप ज़िंदगी के अंदर में कुछ ना कुछ दूसरा आप काम कीजिए या दूसरी कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके पास में रहने चाहिए ताकि आपको अपने शेयर्स बेचने नहीं पड़े, कोई अपने दूसरे खर्चे पर्सनल खर्चे मीटअप करने के लिए। तो मैं उसको नो ग्रेविटी जोन बोलता हूँ। तो मैंने वो फिर जब थोड़े से और मेरा ठीक ठाक रहा तो फिर मैंने मेरे सेकंड इनकम का सोर्स मैंने बनाया कि मेरे दूसरी इनकम का सोर्स है मेरे पास में। अब मैं शेयर बाज़ार की इनकम पे मोहताज नहीं, उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं नो ग्रेविटी जोन के अंदर में आ गया। तो इस बोल के मैं
जो भी मेरे पास में पैसा था मैंने उन शेयरों में लगाया। लेकिन ये काम खाली इतना बोलने से मत करना कि जो भी शेयर आपको समझ में आए वो सारा पैसा उस शेयर में लगा दो, ये काम ज़रूर मत करना। अगर वो जैसे भाई साहब बता रहे थे कुलवंत जी, अगर सुजलोन में अगर लगा देते तो आपके घर का सोलर पावर ऑफ हो जाता आपका, अभी तक कैंडल जलती रहती है खाली आपकी। तो ये भी नहीं करना। इसके लिए इसके पीछे का जो नॉलेज है, इसके पीछे का कि मैं कौन सा स्क्रिप्ट में ऐसे कर रहा हूँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन लोग क्या होते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर समझिए आपको नो बॉल मिलती है क्रिकेट के टर्म्स में, और नो बॉल पे अगर आप खाली एक ही रन लेते हो तो इसका मतलब आपने 6 रन गंवा दिया, आपने 1 रन बनाया नहीं। आपका ऐड होगा कि आपने 1 रन बनाया, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आपने 6 रन खोया। तो होना क्या चाहिए कि एक नो बॉल अगर आप आइए तो उसमें आपको छक्का मारना चाहिए, वो फ्री हिट जब मिलती है तो आपको छक्का मारना चाहिए आपको। तो यही होता है कि अगर आपके पास में कोई आइडिया हो, कोई शेयर्स की इतनी कन्विंसिंग हो, सब कुछ अच्छा हो, फिर भी आपने मालूम पड़ा कि आपने आपकी वर्थ है 100 रुपये की, आपने 1 रुपया का शेयर्स लिया या 5 रुपया का ले लिया वो, तो फिर आपके लिए वो मल्टीप्लिकेशन होकर भी आपके कोई बड़ा आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला है। इस बोलकर ये करेज सही जगह लगाना जरूरी है। करेज दुधारी तलवार है, करेज आपको रक्षा भी कर सकती है और आपको काट भी सकती है। तो वो करने के पहले ये आप जरूर ध्यान रखो कि करेज कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये ज़्यादा जरूरी है। Thank you, sir. Just one हाँ, quick follow-up, if I may. Value stock और value trap, आप इसमें फर्क कैसे करते हो? वैल्यू ट्रैप, Value trap और value stock. वो क्या होता है? वैल्यू ट्रैप मेरे को नहीं मालूम क्या होता है। जो PSU बैंक्स थी 2016-17 में, और जो मे बी थी 2020-21 में, मे बी आई डोंट नो इफ दैट सर्व्स द पर्पस। नहीं, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि वैल्यू ट्रैप मतलब जो शेयर सस्ते दिखाई दे रहे हो लेकिन सस्ते है नहीं। दिखाई दे रहे हैं, बट सस्ते हैं फॉर अ रीजन। फॉर इंस्टेंस, हाउ डू यू हाँ। अवॉइड दोस? बिकॉज सस्ते हो सकते हैं और सस्ते भी हो सकते हैं उसके बाद। तो मैं सिंपल एक बात समझता हूँ कि अगर कोई शेयर अगर समझिए सस्ता है तो कोई, देखिए मार्केट में बड़ा डायनेमिक मार्केट है यहाँ पे, और मार्केट के दोनों मार्केट में रूप होते हैं। कभी कोई मार्केट इतना फुलिशनेस से मार्केट बिहेव करता है, ठीक है, कि आपको लगेगा कि इसके अंदर में जो वैल्यू है और ये शेयर वाकई में चीप है समझिए, और कई बार ऐसे लगता है वो चीप है कोई कारण से। चीप शेयर और भी चीप होता है, 70% घटने के बाद भी 70% घट सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है मार्केट में। मेरा एक सिंपल फॉर्मूला इसमें लगाता हूँ, मैं चीप शेयर देख कर मैं नहीं जाता हूँ। मेरे को जब तक ग्रोथ समझ में नहीं आती है कंपनी के अंदर में, अगर कंपनी के अंदर में शेयर्स चीप है, मेरे लिए ये कोई रीज़न नहीं है उस शेयर्स को लेने का। आज के दिन में आपको ऐसे ऐसे शेयर्स मिलेंगे जो घाटे की कंपनी है, तो अब उनका पी तो छोड़ दीजिए, तो 100-200 का पी है। कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 के पी में मिल रही है। एवरेज पी समझिए मिड कैप का 20, 25, 30 का चलता होगा। तो मैं इस बल को कोई शेयर्स नहीं लेता हूँ। मेरे को जब तक उस कंपनी में ग्रोथ नज़र नहीं आती है कि कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं, मेरे लिए ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अगर शेयर्स मेरे को वैल्यू अगर मिल रहा है मेरे को उसके में, तो मेरे लिए वो वैल्यू ट्रैप नहीं है, वो रियल वैल्यू ग्रोथ स्टोरी है उसके अंदर में। और कभी कभी वो ट्रैप वाला जो आप बोलते हैं ये भी हो सकता है मार्केट करता, आप उनको अवॉइड करो जहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो कि अब जैसे बैंकें देखिए, आज भी बैंक सस्ती है। आप PSU बैंक्स की बात कर रहे हैं तो 2 साल पहले भी सस्ती थी, आज भी अगर जो नंबर्स वगैरह आए, कल देखिए कैनरा बैंक का नंबर आया, इसके पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्या नंबर्स आए उसके अंदर में। अब ये वैल्यू ट्रैप है कि क्या है ये मालूम नहीं, कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा मालूम नहीं है। ये थोड़े स्लो शेयर्स हैं, कुछ बोलते हैं। तो इसके लिए मतलब आपको 24/7 का बिजनेस आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। क्या कुछ लोग बोल रहे हैं रिटेल में इतनी बड़ी फाइनेंसिंग हो गई है, हर बैंकों ने रिटेल को इतना फाइनेंस कर दिया गया है कि रिटेल से NPA भी आ सकता है। लोग क्रेडिट कार्ड से इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना EMI का सिस्टम आ गया, हर चीज़ आप EMI पे ले रहे हो, तो वो रिटेल का लोन इतना हो गया। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, आपको समझना, और आपको समझ में आ रहा हो कि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उसको मत करो ना। इतने सारे सेक्टर है वहाँ पर, बुफे पड़ा हुआ है, आप वो मत खाओ। आपको फिश नहीं खानी है मत खाओ, आप भिंडी खाकर अपना प्रोटीन ले सकते हो। आपको जरूरी थोड़ी है कि आपको वही बनेगा। Sir, I have received some questions. please. One is we often tend to diversify our portfolio, but we end up over diversifying. So how do we consciously abstain from over diversification? मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं लेकिन somehow ओवर डाइवर्सिफिकेशन में चले जाते हैं, तो कैसे इस चीज़ को नहीं तो हेलो, तो ये तो आपको अपना ही समझना पड़ेगा कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने समझिए 100 कंपनियों के शेयर्स ले लिए, एक रुपया करके 100 कंपनियों में लगा दिया, तो आपने पान की दुकान लगा लिया आपको। तो उसमें अगर कोई शेयर, सब शेयर तो 100 के 100 नहीं होने वाले हैं। अगर कुछ शेयर्स अगर हो भी गए जो मल्टीप्लिकेशन कर भी लिया अगर आपने, तो आपकी किट्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको यही चीज़ आपको खुद को सीखनी है
तभी यहाँ पर यही आता है कि आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है और पूरा जैसे नंदा सर ने बताया कि डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक जगह सारा वो भी नहीं डालना है। तो ये आपको चुनाव करते रहना पड़ेगा। और वो आपको, जैसे मेरा एक कोड भी है कि बाई लाइक ए बुल, सिट लाइक ए बेयर एंड वॉच लाइक एन ईगल। तो आप जो भी बीज आपने बोए हैं, जो भी पौधे आपने लगाए हैं, जो भी शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट किया आपने, आपको अल्टीमेटली उसको वॉच करते रहने का है कि हाँ भाई इसका कब क्या परसेप्शन चेंज हो रहा है। तो वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ भाई ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड हो गए हो और आपको लग रहा है कि ये शेयर्स है ये कम चलने वाला है, दूसरा शेयर्स ज़्यादा चलने वाला है, तो आप उसको बेचकर अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हो। देखिए यह शेयर बाज़ार में एक चीज़ है जो मेरे को समझ में आई है, यहाँ पे तेज़ी बाज़ार के अंदर में सब शेयर्स चलते हैं। ये तेज़ी बाज़ार आपको एक ब्लेसिंग है। तभी मेरा एक गाना भी है कि तेजी में है सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में बनते वही जीनियस फिर से जीरो, बनने और बिगड़ने में भी नई जिंदगी शुरू हुई है, फिर भी अपने होश न खोना चाहे पार्टी शुरू हुई है। तो ये इसीलिए कि ये सब मौके यहाँ पर आपको आते रहेंगे। ये डिसिप्लिन आपको लाइफ में लगाना पड़ेगा। ये टोटल डिसिप्लिन का खेला है। शेयर बाजार जो है प्रॉपर डिसिप्लिन का खेला है। जरा सी वो की नज़र चूकी दुर्घटना घटी, जैसे रेल पे लिखा रहता है ना, वहाँ पे नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर दुर्घटना घटने की संभावना हर समय आपको रहती है। तो ये डिसिप्लिन आपको लगाना पड़ेगा कि आपको कॉन्सेंट्रेट करके, और वो आपको मालूम पड़ेगा आपकी मेंटल कैपेसिटी से कि हाँ भाई आप 15 से ज़्यादा शेयर्स आपको नहीं रखने हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से आपको आएगा। ये एक बार में नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा आपको। ओके सर, एक आपने मैनेजमेंट हंगर एंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट पहचानने की बात करी थी, तो क्वेश्चन ये कि हमको कैसे पता चलेगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिले? तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, जो मैंने आपको बताया कि मैं किसी भी कंपनी में 15-20 साल का जब तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, मैं उसको कंपनी में जनरली मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने इसी बल्कि कोई न्यू एज कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने जो लिस्टेड न्यू एज है पुरानी, उनमें इन्वेस्ट किया। तो 15-20 साल का जो पीरियड है, और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर में कि आप ये देखिए कि समझो 2008 की जो मंदी आई थी, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस आई थी, उसमें कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, कैसे बच के निकली, उसके बाद में उसने क्या बिजनेस प्लान बनाए, कैसे वो 15 साल में कैसे ग्रो किया। जो कंपनी, आप ये समझिए मोटा मोटी एक जनरल बता रहा हूँ कि समझिए 15 साल पहले भी 400 करोड़ के टर्नओवर में थी, आज भी अगर 400 करोड़ के टर्नओवर में है, तो उस मैनेजमेंट के डीएनए के अंदर में है नहीं कि वो कंपनी को बड़ा कर सके। तो ये जैसे कि आप इकोनॉमिक का अप साइकिल आए तो तेज़ी से ग्रो करे, डाउन साइकिल आए तो कम गिरे। तो ये एक फॉर्मूला होता है इस तरह। और उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट किए 10 साल पहले, उसने क्या बोला, क्या मेरा ये एक्सपेंशन का उसका प्लान क्या है कंपनी का, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, पहले उसने जो किया उसको वो फुलफिल किया कि नहीं किया। तो ये सब चीज़ों को देखकर आपको कंपनी का, आपको बिहेवियर देखकर कंपनी का हेल्थ आपको मालूम पड़ेगा। सर लास्ट जब ये आपने एक बार लॉस किया था, उसके बाद जब वापस रिकवर किया, सो व्हाट वर द लेसन, आई मीन क्या लेसन था जो लॉस किया उसके आगे ना हो वैसे? ये तो डेली प्रोसेस है जी, ये डेली का एक्टिविटी है। हर बार हम सीखते रहते हैं और हर बार कुछ ना कुछ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 शेयर्स लेते हैं तो 10 के 10 ही आपके सही निकलते हैं। उसमें से 1-2 भंगार कैप भी निकल जाते हैं। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि यहाँ पर 4 तरह के कैप है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक चौथा है भंगार कैप। तो वो आप भंगार कैप में आप देखेंगे तो वहाँ पर यही होने वाला है, 0 to हीरो और हीरो to ज़ीरो यहाँ पर हो जाता है। तो मेरे साथ में संयोग से ऐसा बहुत कम हुआ कि जो हीरो होकर ज़ीरो हो गया। एक कंपनी मेरी हुई थी, स्टुअर्ट्स एंड लॉयड, टाटा की कंपनी थी, उसने इंडियन ऑयल को बेची, वो ज़ीरो हो गई, वो डीलिस्ट हो गई। वो 2004, 3, 4, 5 में लिया था और 7, 8 में या 10, 11 में वो ज़ीरो हो गई थी। तो ये क्या पूछा सॉरी आपने? वो लॉस से क्या लेसन था कि हाँ, हम तो आगे लेसन बढ़े? हर बार जिंदगी रोज नए रंग दिखाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। वो आपको जिंदगी, आप बोलते हैं जब तक आप एक क्वेश्चन, जब तक आप एक आंसर आप सीखते हो तब तक लाइफ अपना क्वेश्चन चेंज कर देती है। तो शेयर बाजार में हर बार आपको नई चीज़ें और नया आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको आता है, हर बार आपको सीखने का है। उसका तरीका सिंपल एक ही है कि अपने आप को ज़्यादा होशियार नहीं समझने का लाइफ के अंदर में। शेयर बाजार में एक सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर सीखी है, वो 30 मार्क का, वो ACE और ASS, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जो हो रहा है ना, वो उसको आप खाली देखो, उसको आप समझो कि ये क्या हो रहा है। ये मत सोचो कि मैंने कर लिया और मैंने कर लिया। और तो मैंने यही सीखा कि यहाँ पर चुपचाप नम्र बन कर यहाँ पर पड़े रहना चाहिए। जब रहीमन चुपी बैठी है देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं तो बनता न लगा ही देर। ये पेशेंस रखिए यहाँ पे, और अच्छी कंपनी में और अच्छे मैनेजमेंट के साथ में आप रहिए।
आगे पीछे वो मैनेजमेंट खुद रास्ता निकालेगा कि मैं कैसे ग्रो करूं और वो पैसा बनाऊं, तो आप पैसा बनाएंगे। और बाकी तो बहुत सारे लेसन है, हर समय नए नए लेसन आपको सीखने मिलते हैं। So वो टाइम पे इमोशनल स्ट्रेंथ, करेज एंड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मार्केट, हाउ वी कैन बिल्ड इट? क्या इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, जो करेज और पोटेंशियल रिस्क है कैपिटल मार्केट में, सो उसको ध्यान में रखते हुए इमोशनली हम कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं? भाई उसका सिंपल एक ही है कि वो गीता पढ़ने का, मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोह। इसका तो एक सीधा एक उपाय है। मेरा 2 कोट है, इस पर एक कोट मैंने लिखा है कि योर डीपी स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। यो जो डीमेट का स्टेटमेंट है उसको देख के कल जाकर गाड़ी नहीं खरीद लेने का कि मेरा डीपी का इतना आ गया, इतना हो गया, तो कल जाके मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूँ 20 लाख की। वो काम लाइफ में नहीं करने का, वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वो काम करने का। तो मैं मेरा लाइफ में यही करता हूँ कि मेरा क्या वो वर्थ है क्या नहीं है, वो कोई वर्थ का मेरे कभी कोई दिमाग में, ऑफकोर्स वो फिगर गांव मेरे को बता देता है, ट्विटर पे आ जाता है कि तेरा इतना वर्थ हो गया, तो मैं सोचने लगता हूँ अच्छा इतना हो गया, तो वो अलग बात है। लेकिन उसके ऊपर मैं खर्चा नहीं करता हूँ मैं उसको। तो वो बैंक में जब तक पैसा, खिस्से में पैसा होना चाहिए तब मेरे को खर्चा करने का है। तो ये आपको एक इमोशनली ये समझना पड़ेगा कि ये मार्केट का पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं है। जब तक मैंने शेयर बेचा नहीं है तब तक वो घाटा भी आपका नहीं है, वो प्रॉफिट भी आपका नहीं है जब तक आपने बेचा नहीं है। तो ये इससे आप, मेरे ख्याल से आपको स्ट्रेंथ मिल सकता है। सर आपने बोला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप फंडामेंटल्स देखते हो, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का? जैसे तेजस का जो एग्जांपल दिया, तो सर ना आज उसका ईपीएस है, ना पीई है, ना कुछ है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर उसके फ्यूचर अर्निंग्स या कैसे देख के उसमें इन्वेस्ट करे कि वो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है? तो वो आपकी बात बराबर है, अच्छा क्वेश्चन है और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आप सिंपल एक बात बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खाली ये देखता हूँ कि ये सनराइज इंडस्ट्री अगर है तो मैं उसके अंदर में बैठा हूँ। लेकिन ये स्पेसिफिक तेजस के बारे में आपको बताऊँ तो एकदम सही बात है कि ये अगर इसमें इतना नुकसान है, फिर भी अगर मैं आज के दिन भी इसके अंदर में, आज भी नुकसान है, अभी भी जो सितंबर की रिपोर्ट आई उसमें भी एक नुकसान है, उसके बाद भी मैं इसमें क्यों बैठा हूँ, तो इसका एक कारण ये भी आपको बता देता हूँ। एक स्पेसिफिक, हर इंडस्ट्री के, हर कंपनी के लिए स्पेसिफिक सिचुएशन है ये, या जनरल सिचुएशन नहीं है कि 2 साल पहले कंपनी बिक गई है और इसने टाटा सन्स ने एक कंपनी ले ली, ठीक है। तो टाटा सन्स ने अगर कंपनी ले ली तो उसका सिनेरियो आप समझ सकते हो कि वो चेंज हो गया कंपनी का पूरा। और टाटा सन्स ने इसमें पैसे भी डाल दिया, 10-15 हज़ार करोड़ रुपया टाटा सन्स ने भी कंपनी के अंदर में कुछ इसमें डाले। कितना रुपया डाला मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनके पास में 55-60% अभी टाटा की कंपनी है ये। और इसके बाद में 2 साल से उसको कोई 12-15 हज़ार करोड़ के ऑर्डर आने की बातें चल रही है। तो चूँकि वो गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है, गवर्नमेंट का काम कितना ढीला है, तो वो तो यही चल रहा है कि इसको 12,000 करोड़ का ऑर्डर आया। वो जाकर अभी ऑर्डर 3 महीना पहले आया, और तब तक इसके अंदर में क्या, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ने लग गई। हर क्वार्टर देखें तो इसके अंदर में इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ने लग गई। और ये स्टोरी सबको मन में ये आया कि अल्टीमेटली ये स्टोरी प्ले आउट होनी है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ टाटा है। तो मैं भी इस बोलकर इसी शेयर्स में पढ़ा रहा कि अल्टीमेटली स्टोरी प्ले आउट नहीं हो गई है, प्ले आउट हुई नहीं है। और सामने उन्होंने 2 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था कि उनके पास में 12-15 हज़ार करोड़ के उनके पास में ऑर्डर आने वाले हैं। तो ये इसके कारण मैं उसमें टिका रहा कि ठीक है, अभी आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैं कई जगह बोला हूँ एक बार कि इन्वेस्टिंग जो होता है ना, वो जैसे बैम्बू ट्री के जैसे होता है। आप बैम्बू ट्री का जो सीड होता है उसको आप ज़मीन के अंदर में बोओगे आप, तो उसमें 4 साल तक कोई भी ऊपर में आपको सरफेस पे आपको कोई भी ग्रीन शूट दिखाई नहीं पड़ेगा। आपने बीज को बो दिया, उसके बाद में रोज़ आपको पानी डालना पड़ेगा, हवा, पानी, धूप, ये सब उसको आपको मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे 4 साल तक वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो नया आदमी पहली बार आकर बैम्बू ट्री का बीज बोएगा तो उसको देखेगा, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा कि दूसरे लोग की क्रॉप तो साल में 2 बार आ रही है, 2 साल में 3 बार आ रही है, 2 साल में 1 बार आ रही है, तो 4 साल में क्रॉप भी नहीं, फूटी कुछ भी है नहीं उसके ऊपर में। लेकिन वो उसका स्वभाव ऐसा ही है उस बीज का। 4-4.5 साल बाद अचानक क्या होता है, वो उसमें से अंकुर निकलने पड़ते हैं, बीज फूटता है, अंकुर निकलते हैं, और अगले 4-6 वीक के अंदर में बोलते हैं कि 40-50 फीट लंबा बैम्बू ट्री खड़ा हो जाता है। तो ये बैम्बू ट्री की रियल कहानी है ये। तो सवाल ये है कि वो बैम्बू ट्री कर क्या रहा था 4 साल तक, कुछ नहीं हो रहा, अचानक हो गया। तो बोलते हैं वो 4 साल तक अपने ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा था, वो ज़मीन के नीचे ग्रो कर रहा था।
कि जब वो उसके अंकुर फूटेंगे और जब वो 40, 50, 60 फुट लंबा ट्री खड़ा होएगा तो वो 50 साल तक उस ट्री को नीचे में जड़ें मजबूत हो उसको संभाल सके, इसके लिए ये काम हो रहा था। मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है। तो इसके अंदर में पता नहीं चलता कब कौन सी स्टोरी कब प्ले होगी। यहाँ पर यह था कि सस्पेंस नहीं था, तेजस की स्टोरी क्लियर थी कि इसको ऑर्डर आना वाला है, BSNL से आना ही है, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं और ये मिलना है। तो इस बोलकर भाव भी टिके हुए थे, टाटा भी टिका हुआ था, तो फिर मैं भी इसके अंदर में टिका रह गया कि ठीक आज नहीं होगा तो कल आएगा, जब आएगा तब अच्छी तरह से आएगा। लेकिन हर समय आपको इस बात के उत्तर नहीं मिलते हैं शेयर बाजार के अंदर में। तो सिंपल इसका एक ही उपाय है कि जरूरी नहीं है, अगर आप कन्विंस नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जस्टिफिकेशन नहीं मिला, अगर आपको मिल रहा है तो आप उस शेयर से निकल जाइए, आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जहां पर आपको क्लैरिटी नजर आ रही है। बढ़िया सर, मेरा क्वेश्चन है कि आप पिछले मतलब 30-40 साल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अरे 30 साल 40 साल बोल के मेरी उम्र बता रहे हो भैया। मैं तो तो उसमें दो टाइप के रिस्क रहते हैं, एक डोमेस्टिक फैक्टर्स, एक ग्लोबल फैक्टर्स। तो चलो डोमेस्टिक फैक्टर्स को समझना कंपेरेटिवली इजी है, लेकिन ये 30 साल में कई इतने ग्लोबल फैक्टर्स आए, जैसे लेहमान ब्रदर्स फॉल आया है। तो करंटली जो प्रॉब्लम्स है, इट्स नॉट इंडिया, इंडिया इज ग्रोइंग एट वेरी गुड रेट, लेकिन जो USA का प्रॉब्लम्स है, वॉर का, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कैसे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नेविगेट करें, और आपका व्यू मैक्रो के ऊपर क्या है? नहीं, उसमें ऐसा है कि देखिए हर सवाल का जवाब नहीं मिलते हैं यहाँ पर शेयर बाजार के अंदर में। और अगर आप अपना व्यू अगर लंबा रखते हैं और आप इसको एक बिजनेस समझते हैं अगर आपको, तो ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी भर आपको आती रहेंगी आपको। और इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। तो भी इसमें मेरा गाना भी लिखा हुआ है मैंने, कभी DI, कभी FI, इन्फ्लेशन, कभी तेल, कभी डॉलर, कभी बारिश, इन सब का है ये खेल। शॉर्ट टर्म में सब है क्या परेशान यहाँ, जरा हटके जरा बच के, शॉर्ट टर्म में मेरी जान या ट्रेडिंग में मेरी जान। तो कभी मैक्रो, कभी माइक्रो, कभी स्लो डाउन, कभी स्केल, कभी US, कभी चाइना, इन सब का है ये खेल। तो ये तो इन चीज़ों का कभी आपको जवाब नहीं मिलने वाले हैं। और जिस चीज़ों के आपके पास में जवाब नहीं, और आप जान के क्या करोगे, आपके इकोनॉमिस्ट थोड़ी बनने का भैया। इकोनॉमिस्ट ने पैसा कमाएगा शेयर बाजार के अंदर में, आप मेरे को ये बताइए। कोई इकोनॉमिस्ट ने पैसा कमाया, कोई एस्ट्रोलॉजर ने पैसा कमा लिया यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है ये सब। यहाँ पर पैसा भक्ति से आता है। आप एक बात समझ के चल लो खाली, सिंपल। मैं जो फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं ये देखता हूँ, एक जो आपको शेयर करता हूँ, 1980 में या 90 में आपको मालूम होगा सर मेहता साहब आपकी, वो जापान का निकाई जो 65-70 हज़ार 80 हज़ार कुछ क्या हो गया था, 1980 में शायद हुआ था। 1980 में कुछ था जो भी उसका चला, और उसके बाद में आज तक वो भाव नहीं आया। ठीक है, आज भी 25-30 हज़ार के आसपास होगा, नीचे में 7-8 हज़ार हो गया। मैं खाली एक ये देखता हूँ कि ये कंट्री की जो ग्रोथ है ये कौन से स्टेज पे खड़ी है। मैंने कंट्री, मैं तो खाली इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ। तो जैसे ये समझ में आ गया, जैसे डाउ जोन का अगर आप देखेंगे 40-50 साल का आप देखेंगे ग्राफ, तो वो हमेशा बढ़ते ही रहता है वो। तो हम इंडिया के अंदर, इंडिया का ग्राफ भी सिमिलर है कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है हमारी। तो मैं देख रहा हूँ अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी अगर बराबर चल रही है, अगर हम जापान जैसी स्थिति में नहीं पहुँचे जहाँ प्लेटू हो गया हो, जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ भी खत्म हो गई है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी खत्म हो गई है वहाँ पे, जब तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचते हैं तब तक इन चीज़ों के ऊपर में ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि इंदिरा गांधी ने बोला था एक बार कि बिग प्रॉब्लम सॉल्व देमसेल्फ, उनको कोई उन प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है। आप कितना ही सोच लें, रात भर अपना टाइम वेस्ट कर लें कि ये इजराइल का अगर वॉर चल गया तो मेरे शेयरों का क्या होगा, आप इजराइल के वॉर को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ख़त्म करके रात को मजे से 2 पैक मार के सो जाओ, इसमें क्यों अगर उसमें अपना टाइम खराब नहीं करने का। तो मेरा मतलब है कि इतने चीज़ों के उत्तर नहीं करना चाहिए, वो मैनेजमेंट को सोचने दो। आप एक चीज़ सोचो, इजराइल का वॉर हो गया या US का रिसेशन हो गया, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो बंद हो गई क्या, उसको सोचना चाहिए मैनेजमेंट को ना, जिसके बारे में 50%, 60%, 75% शेयर्स है। आपके पास में 0.00001% शेयर्स है और आप कंट्री को डुबा रहे हो। आप उसको, आपको लगता है प्रलय हो जाएगी। आपके 500 शेयर में आप वर्ल्ड वॉर 3 करवा लोगे आप अपने 500। और जो बेचारा यहाँ पर 25-25 हज़ार, मुकेश अंबानी बोलता मैं 1 लाख करोड़ खर्चा कर दूंगा अभी भी, वो मजे से जियो सेंटर खुलवा रहे हैं, वहाँ पे बैठ के वहाँ पर प्रोग्राम करवा रहे हैं। आप बोल रहे हो कि मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर कंट्री खत्म हो जाएगी, मेरे शेयर, मेरे ये 50,000 रुपये का पोर्टफोलियो का क्या होगा। अरे भैया ऐसा मत कर, ज़रा सा समझने की चेष्टा कर। कंपनी चल रही है उसको चलाने दो, US का वॉर बाइडेन को सोचने दो, इंडिया में क्या हो रहा है मोदी को सोचने दो, आप अपना पोर्टफोलियो संभालो अपना।
सर ने 1 घंटे में हमको जो कुछ बताया है, आई कैन से इज लाइक, जो हम बोलते हैं ना, गागर में सागर भर दिया है. रियली थैंक यू सो मच विजय सर. प्लीज गिव हिम अ लाउड ऑफ अप्लॉज. और I will request to Chairman WIRC and Nanda sir to present a small memento, small memories as token of appreciation to Vijay Kedia sir. We are presenting a small painting which is prepared by one differently able person by foot and mouth. Also, will request to the team WRC to present to Nanda sir also. So today we are launching our 2 publication. First, GST at Glance, a handbook for professionals. I would like to call upon contributors of this book, CA Parth Joshi, Nihar Dharod, Nihal Jain, Deep Chheda, Vivek Ladda. जो भी यहाँ present है, please join us on the dais for the book launch. Really, thank you so much to all the contributors for this book. All regional council member will request to please join us for the book launch. The second publication, FX Fundamentals, a CA's Playbook for Risk Mitigations. I would like to call upon the contributors, Manoj Shah, Pratik Gadia, Pankaj Rathi, Manali Shah, and Moksh Bandi. Please, whoever is present, please join us at the dais. Really, thank you so much.